हाय फ्रेंड्स। आज हमारे साथ है सीए प्रवीण अग्रवाल। आज हम इनसे जुड़ने जा रहे हैं टू टू लेट अस नो अबाउट हिज स्ट्रेटजीज, अ जर्नी फ्रॉम मार्क्स 39 टू 98। करेक्ट। हाय प्रवीण, वेलकम ऑन बोर्ड। आप शायद म्यूट है प्रवीण। हाँ जी, हाँ जी। है अभिनव। हाय, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, many congratulations to you being a CA. So CA प्रवीण अग्रवाल, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है, फाइनली एक मुकाम पे अचीव करा है हमने। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल अब फाइनली क्रॉस हो गए, अब हम सीए कहला रहे हैं। ऐसा कुछ स्टेज नहीं बचा है कि अब हम और एग्ज़ाम्स क्लियर कर ले हैं, फाइनली इट्स ओवर। एग्ज़ामों I का can see सिलसिला the I खत्म can हो see the चुका है। excitement. Yes, I can see the excitement. That's great. So first of all, I just want to ask, जब आपने रिजल्ट देखा था, तो हाँ। आप ज़्यादा क्या देख के खुश हुए that you have cleared, या आपने एसएफएम में 98 अचीव किया? सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना रिज़ल्ट पहले नहीं देखा था, पहले पहले अपने दोस्त का रिज़ल्ट देखा था। जब वो पास क्या हुआ बात ना, है, क्या? देखी कि वो पास है करके, उसके बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, मैं अपना रिजल्ट देख सकता हूँ करके। उसके अच्छा, बाद फिर मैंने अपना रिजल्ट देखा और सबसे पहली नज़र गई मेरी पास में कि हाँ भाई, पहले पास है कि नहीं है। क्योंकि और अपना फिर मैंने टेंडेंसी होता है अपना सीए का रिजल्ट अपन नीचे से ऊपर देखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, 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 एग्ज़ैक्टली करेक्ट, दैट्स सही ग्रेट। होता है। तो मैंने देखा भाई कि रिजल्ट में लिखा है पास, मतलब चलते मुक्ति हुआ, हम अब आज़ाद हुए फिर इस आपने जग। एसएफएम के मार्क्स देखे या बंद कर दिया था? नहीं, पहला तो सबसे पहला काम ये भी था कि पास हुआ, चलो भाई थोड़ा आँख बंद करके शांति से राहत की साँस ली मैंने। फिर एक-एक करके मैंने अपने मार्क्स देखे। एफआर में 62 मेरे मुझे काफ़ी खुशी हुई, जैसे पता चला कि इस बार एफआर का पेपर में चेकिंग काफ़ी हार्ड हुई है और एक 62 मार्क्स वाज़ अ पॉजिटिव इनसाइट फॉर मी। फिर मैंने जब एसएसएम के मार्क्स देखे, आई वाज़ लिटरली शॉक्ड यार, हाउ इट्स 98, हाउ इट कैन, मतलब मुझे भी एक बार तो सरप्राइज़ हुआ, ऑल्दो मेरा पेपर इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर इन ग्रुप 1। तो या आई गॉट सरप्राइज़, आई थॉट कि ये मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट हो सकता है करके, एंड आई वाज़ ईगरली वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट मार्क्स। और देन आई सॉ द मार्क्स ऑफ ऑडिट एंड लॉ, और जब मैंने ऑडिट और लॉ का मार्क्स देखा, चलो भाई कि 40-40 लेवल हमने क्रॉस कर दिया है। करेक्ट, करेक्ट। सो इट मीन्स इस बार आपने एकदम सही करेक्ट स्ट्रैटेजी पकड़ी, उस वजह से भले ही आपके ऑडिट लॉ में मार्क्स शायद 40-50 के बीच में थे, बट यू आर एबल टू क्लियर ग्रुप 1 विद अ गुड मार्क्स, राइट? यस, 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 यस अभिनव। सो आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड इन लास्ट अटेम्प्ट इन एसएफएम? लास्ट अटेम्प्ट में मेरा 39 मार्क्स आया था नवंबर 20 में। ओह माय गॉड! सो डायरेक्टली अ जंप फ्रॉम 39 टू 98। हाँ, मैंने सोचा रिवर्स फिगर लिया जाए, 9 से अब नंबर स्टार्ट होना चाहिए था। क्या बात है, क्या बात है! सो इट शुड बी 83। नो, 93। नो, इट्स 93, थोड़ा एक्स्ट्रा बनता था। सो बहुत ही अच्छी है, तो बहुत बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सो बेसिकली एग्जाम टाइम पे आपकी क्या ऐसा आपने सोच के रखा था, या आपने क्या ऐसी पॉजिटिविटी मन में रखी थी जिस वजह से आपने पेपर्स बहुत अच्छे से कर लिए? क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एफआर का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन यू हैव एबल टू मैनेज एग्जाम्शन इन एफआर एज वेल एज एसएफएम, तो आपने और ज्यादा एफिशिएंसी दिखा के सीधा 98 अचीव किया है। तो उस टाइम पे आपकी पोजीशन क्या थी? एग्जाम टाइम पे आपका क्या परसेप्शन था? आपने क्या सोचा था? एग्जाम टाइम में एक मेरे अंदर पॉजिटिव इंसाइट ये था भाई कि अब इस बार एनी हाउ अपने को क्लियर करना ही है। काफी करेक्ट। टाइम हमने इस पे डिवोट कर चुका है, तो एक मन में ये बन एक ठान लिया था मैंने कि भाई इस बार क्लियर करना है। और पिछले 2 अटेम्प्ट में जो गलतियां हो रही थी उसको मैंने आइडेंटिफाई करा डीपली कि क्या गलती मेरे से हो रही है। करेक्ट। तो फिर आपने क्या ऐसा चेंज लगा आपको जो आपने इस अटेम्प्ट में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज किया और आपने अपना रिजल्ट देखा कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए? मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व करी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कि क्वेश्चन बनाने में मैं कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा था, कि जैसे मैं क्वेश्चन को एक वाउटिंग पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पहले बना रहा था, फर्स्ट रिवीजन बोल लो चाहे सेकंड रिवीजन बोलो। लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन को एक ये रखा हुआ है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है
क्वेश्चन को समझना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और एक प्रॉपर क्वेश्चन का एट द एंड तक सॉल्यूशन मैं अपने मन से करा, और पेपर में जिस हद तक लिखने की जरूरत है उस हद तक लिखा, उस बेसिस पे मैंने करा। मतलब इस बार मैं आंसर को एट द एंड, जब मेरा आंसर एट द एंड का आंसर आ गया भाई कि ये फाइनल मेरा आंसर है, उसके बाद ही मैंने उसका जो सॉल्यूशन आईसीआई जो हमको प्रोवाइड करती है उस पर मैंने नजर बनाई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट रहा आपकी तरफ से, कैन से। मैनी या मैनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। सो आपकी स्ट्रैटेजी एकदम से पूरी अच्छी तरीके से वर्कआउट करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे माइंड में एक ये चीज क्लियर थी भाई कि जैसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और साथ ही साथ अब एक जब आप प्रैक्टिस करे हो अच्छे से तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जाम में, एक अच्छा आउटसेट देते हैं कि भाई क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस एक अच्छी लेवल पे नहीं करी है, जस्ट आप वाउचिंग बेसिस पे एक स्टेप बस चेक करके क्वेश्चन को पूरा इग्नोर करके चल दिए, मतलब एक बेसिक कोर स्टेप देख दिए लेकिन अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, तो वो अल्टीमेटली एग्जाम में भी इशू क्रिएट करता करेक्ट, करेक्ट। बहुत सही, बहुत सही। दूसरा, हम लोगों के स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये था कि आपने क्वेश्चंस किस तरीके से प्रेजेंट किए कि आपको 98 मार्क्स हैं? मतलब वो 2 नंबर कहाँ काटे हुए हैं? हो सकता है कि थ्योरी में ये मेरे एक थ्योरी का एक क्वेश्चन पे मतलब मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, तो हो सकता है थ्योरी में मेरे 2 नंबर कटे हैं। इसका मतलब कि आप इतने श्योर हैं कि आपने जो 80 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल किए दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सो बिल्कुल। यही बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, सीधा कॉन्फिडेंस कि प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस इन्होंने किए, ही वाज़ वेरी श्योर, ही वाज़ क्वाइट श्योर कि उन्होंने जो किया वो एब्सोल्यूट करेक्ट है। एंड 2 नंबर जो उन्होंने खोए वो सिर्फ एक थ्योरी में खोए बिकॉज़ इनको उतना ग्रिप नहीं था उस क्वेश्चन पे और इतना अच्छे से समझ में नहीं आया क्वेश्चन। सो प्रवीण, आई वुड लाइक टू आस्क, अभी जैसे मई 22 वाले स्टूडेंट्स स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ाई एंड कोई रिपीटर्स जो हैं हमारे दिसंबर 21 वाले या जो नवंबर 22 वाले हैं जो अब क्लासेस शुरू जो अब अपना सेल्फ स्टडी शुरू करने वाले हैं, आपके पास उनके लिए कोई गाइडेंस होगा या ऐसी कोई प्री डिटरमाइंड चीज होगी जो उनको बहुत ध्यान रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन स्पेशली फॉर एसएफएम और प्रैक्टिकल वी कैन से एफआर आल्सो बिकॉज़ यू हैव स्कोर्ड exemption in FR too. अभिनव, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो, कि जो अच्छे क्वेश्चंस है या जो टॉपिक बड़े टॉपिक्स रहते हैं, जैसे फॉरेक्स अपन ले ले इन एसएफएम, और जो भी अच्छे टॉपिक्स है जिनके अच्छे बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जिन पे रहता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको सबसे बेसिक जरूरी है। क्योंकि अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक इंटरलिंक्ड रहते हैं, वहाँ आपके अटकने के चांसेस रहते हैं। और इन एग्जांपल जैसे अपन एफआर में ये कंसीडर करके चले तो एफआर में अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखें कि अगर हमारी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो जब तक हम बैलेंस शीट बना रहे कहीं ना कहीं हमारे अटकने के चांसेस रहते हैं। अगर वो चीज अटक गई तो फिर अल्टीमेटली वो एक बड़ा क्वेश्चन छूटने का चांस हो जाता है। तो सबसे बेसिक पार्ट ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो भी टिपिकल टॉपिक्स हैं उनकी आपको एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उनका एक अच्छा जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उन टॉपिक के वो आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई इन टॉपिक्स का मतलब में क्या है, कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही। अब ये चीज इवेल्युएट कैसे करनी है कि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो चुकी है? इफ यू कैन गाइड हाँ, सम पॉइंट्स। ये चीज आप जब जैसे आपने सबसे पहले आप एक बार थ्योरी पढ़ी, मतलब बाय आप जो भी टीचर से आपने कंसीडर करी है क्लासेस, उनके आप नोट्स पढ़े, तो आपको एक ओवरव्यू समझ आएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक में मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। फिर उस जो कंसेप्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन जब आप अपने मटेरियल से बनाने लगेंगे विदाउट एनी हिंट टू आंसर्स की क्या इसका आंसर है, तो आपको समझ आएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट को मैं कैसे रिलेट करूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जब आप उस कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन से रिलेट करोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किस लेवल पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूरे अच्छे से बन रहे फुल फ्लेजेड में है तो आपको ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर द टॉपिक।
लेकिन ओके। अगर आपके क्वेश्चन एक मिड लेवल पे बन रहे हैं, कुछ पार्ट आपके बन रहे हैं लेकिन कुछ पार्ट पे आप अटक जा रहे हैं, सो यू विल फाइंड कि हाँ यार, मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, तो फिर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यार कि इसके मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है। अब वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट टाइम आपको एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ मेजर ये बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी हो रहा है कि कुछ-कुछ टॉपिक्स में है। करेक्ट। और अगर कुछ सॉरी, बोलिए। बोलो। सॉरी, सॉरी, बोलिए, बोलिए, कंटिन्यू। मैं वही बोला कि अगर ये बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, तो फिर आपको अपने आप को एक रीबूस्ट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, या तो फिर आप उस समय अच्छे से एक फुल फ्लेजेड मैनर में उसका एक रीज़न ये होता है कि आपने अपने जो लेक्चर्स की पढ़ाई है वो प्रॉपर्ली करी नहीं है, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको एक लेक्चर फिर से लेना पड़े, अगर आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर लेने में अगर काफ़ी लापरवाही की तो। नहीं, लेकिन अब जैसे कोई ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, ठीक है? जी। कहीं न कहीं वो 40 के भी अंडर रहे या वो एग्ज़ामिनेशन स्कोर नहीं कर पाए, तो आप उनके लिए क्या रिकमेंडेशन देंगे? बिकॉज़ लास्ट अटेम्प्ट में आप भी विदिन 40 मार्क्स थे, 30s टू 40s के बीच में थे एंड सडनली वी कैन सी अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट डबल डिजिट, ठीक है? आपने जी। जस्ट डबल किया है मार्क्स अपना, तो आपने क्या इवैल्यूएशन किया अपने अंदर और आपने क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाए? हो सकता है उनके अ, साथ भी वही प्रॉब्लम हो। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 39 मार्क्स आए थे, तो सबसे पहले मैंने अपना पेपर मंगाया कि लेट मी चेक अबाउट कि मेरा पेपर कैसा गया है, मेरे इंस्टीट्यूट ने कहाँ नंबर काटे हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने हर एक टॉपिक पे इवैल्यूएट करा कि मेरे कौन से टॉपिक पे इंस्टीट्यूट ने क्या नंबर काटे हैं। जैसे मैंने हर एक टॉपिक का देखा कि क्वेश्चन किस टॉपिक के कितने मार्क्स के आते हैं। और एन एग्जांपल कंसीडर किया जाए, फॉरेक्स में मेरे 12 नंबर के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो मुझे फॉरेक्स में इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स दिए हैं। फॉरेक्स में मुझे इंस्टीट्यूट ने मान लीजिए 4 नंबर दिए, तो मैं देखा कि ये 4 नंबर में मेरे कितने क्वेश्चन फॉरेक्स के हैं, मैंने कितने बनाए हैं। तो मैंने एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया अपने पेपर का। उसके बाद फिर मैं आइडेंटिफ़ाई करा कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, जो भी क्वेश्चन है। जैसे भी क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन हो, उसको मैंने इवैल्यूएट करा, ये नहीं बन रहा था। फिर मैं उस टॉपिक पे इन डेप्थ गया, जब मैंने रिकॉल किया, मैं रिवीजन थोड़ी छोड़ दिया था। जो भी है, मैंने एक अपना प्रॉपर एक अच्छा इवैल्यूएशन किया कि किस बेसिस पे मुझे कहाँ गलती मेरे से हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और जो मेजर गलती है, उस बेसिस पे मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया। जहाँ मेरे से मेजर गलती हो रही है, उसको मैंने पहले कवर अप किया। देन जिसमें गलती कम हो रही है, उसको फिर मैंने कवर अप किया। सीक्वेंसिंग मैनर में फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। अब जैसे इस अटेम्प्ट में भी कोई जो स्टूडेंट्स अगर नहीं क्लियर हुए किसी वजह से, तो अब वो लोग भी अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। अब आपने जिस हिसाब से बताया तो उस हिसाब से you are able to evaluate yourself and your positions, right? So हुँ, it means you are also agreeing कि आईसीआई ने जो मार्क्स काटे थे that was genuine. मतलब किया कहीं है। न कहीं आपने या तो सेटिंग मिस्टेक्स की थी या कुछ किया था इस वजह से एंड देन आपने जिस तरीके से इवैल्यूएशन किया और जिस तरीके से आपने वापस ग्रिप बनाया अपने सब्जेक्ट पे एंड यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स दिस टाइम, राइट? ये यही राइट। आप बोल रहे हैं। एंड देन अगर अभी किसी को सपोज़ ये लग रहा हो कि मेरे सिली मिस्टेक्स की वज़ह से मार्क्स नहीं कटे हैं या ऐसे कटे हैं, लेकिन अगर अब उनको दोबारा पढ़ना है, तो उनको अगर रीबूस्ट चाहिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कैसे शुरू कर देना चाहिए वापस? या उनको मन में अ ऐसा क्या सोचना चाहिए कि सबसे पहले रिवीजन के लिए उनको एक टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए और अपने आप को ये टारगेट में डालना चाहिए कि भाई मुझे इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। जो भी एक जैसे अभी हमारे पास अगर हम मई 22 के बच्चों की बात कंसीडर किया जाए, तो ग्रुप 1 के लिए उनके पास 3 मंथ्स अप्रॉक्स रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 1-2 रिवीजन को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट रिवीजन शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, सेकंड रिवीजन आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको 2 रिवीजन करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट रिवीजन जब आप करेंगे, तब आपके पास एक्सटेंडेड टाइम रहता है कि एक-एक क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन से अच्छे क्वेश्चन हैं जो मुझे सेकंड टाइम में पिक करने हैं। और फिर उस बेसिस पे आप सेकंड रिवीजन में फिर जो अच्छे शॉर्टेड क्वेश्चन है, जो उस टॉपिक की आपको ओवरऑल
ग्रिप दे दे कि भाई इस टॉपिक में मेरे को ये क्वेश्चन बस मैं देखूंगा, तो मेरे ओवरऑल टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो आपको फर्स्ट डिवीजन में मैं सबसे पहले सजेशन ये दूंगा भाई कि आप एक टाइम फ्रेम करो कि मुझे इस टाइम फ्रेम में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जब आपने टाइम फ्रेम सेट कर लिया तो सबसे पहले आप ये देखें कि मेरा कौन सा टॉपिक अगर वीक है या कौन से टॉपिक में मुझे दिक्कत जा रही है और क्या वो एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंस रखता है क्या। सबसे पहले आप एबीसी एनालिसिस करिए उस पूरे सब्जेक्ट का। फिर सबसे पहले आप एक कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स को उठाइए। एक कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स को आप जब उठाएंगे तो आप एक एक करके आप देखिए कि कौन से टॉपिक में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, उनको आप पहले प्रीफर करिए। और प्रीफर करने के बाद उसको उनके अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। अच्छे से क्वेश्चन बनाने के बाद फिर जो बाकी के ए कैटेगरी के टॉपिक्स है उनके आप क्वेश्चन बनाइए। फिर बी कैटेगरी में जाइए और अगर आपका जो टाइम फ्रेम आप सेट करें हैं उसमें आपके पास अगर समय अभी भी कम हो गया या जैसे भी बचा तो आप रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर कीजिए। फिर जब आप सेकंड रिवीजन में जाएंगे, सेकंड रिवीजन में जाते टाइम आपको ये देखना है कि आपने फर्स्ट रिवीजन में कहीं कुछ गलती की है क्या। एक आपको ओवरव्यू लेने हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कि कहाँ मैंने, हो सकता है क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन में अपन बैक टू बैक रिवीजन करते जाते पढ़ाई करते जाते हैं, लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं तो कई बार ये होता है कि ये देखना भूल जाते हैं कि हम जब पढ़ाई करें तो हमसे कहीं कुछ गलती थोड़ी हो गई। अपन आगे बस बढ़ते जाते अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अपन जब अपनी गलती आइडेंटिफाई करें, जैसे हमने फॉर एन एग्जांपल टाइम एलोकेट करा बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए एक दिन, उस एक दिन में हमने पूरे बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर दिए। लेकिन हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक हम उस समय माइट माइट भी कुछ भी रीज़न हो, हम थोड़ा सा भूल गए या थोड़ा सा छूट गया हमसे और वो उसके वजह से कुछ अच्छे क्वेश्चंस में हमारी ग्रिप नहीं बन रही है या जो भी एक रीज़न अपन कंसिडर करके चले, तो उसको आप अपने सेकंड रिवीजन में इवेल्युएट करो। और सेकंड रिवीजन में आपके एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि फर्स्ट रिवीजन के क्वेश्चन आप शॉर्ट लिस्ट कर लो कि भाई फर्स्ट रिवीजन में बुक में फॉर एन एग्जांपल आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो सेकंड रिवीजन में आपके कोर क्वेश्चन हो जो आपको पूरा ओवरऑल उस चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर एग्जाम के एक दिन पहले आप उन क्वेश्चन को एक वाउचिंग बेसिस पे या आ जाए एक जो अच्छे क्वेश्चन है अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से बना के चले और जो फॉर्मूलेज है और जो बेसिक कैलकुलेशन जिसमें आपने मिस्टेक की है उसको आइडेंटिफाई करें। जैसे कई बार अपन क्या होता है कैलकुलेशन करते समय बेस काउंटिंग में कुछ गलती कर बैठते हैं। बेस काउंटिंग के अलावा अपन माइनर मिस्टेक कैलकुलेशन में करते हैं, तो आप कैलकुलेटर को भी बाय वे अच्छे से प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन में। ये ना हो कि भाई बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्वेश्चन करके अपन चलते गए। एक बार आप अपना कैलकुलेटर का भी प्रॉपर यूज करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जैसे एसएफएम की हम बात करें अगर सिक्योरिटी वैल्यूएशन की, तो उसमें अपन को एक टेबल फॉर्मेट में बनाना रहता है। टेबल फॉर्मेट में ईयर्स डिस्काउंटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन करना रहता है, तो अपन के पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है, तो कई बार अपन उस टेबल बनाने में काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। जैसे मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि कुछ गलतियां मेरी इस तरह की हुई थी कि मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी। 4 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू लेने की जगह 5 इयर्स का प्रेजेंट वैल्यू दे दिया था। उस चक्कर में मेरे पूरे आंसर ही गलत हो गया। इंस्टीट्यूट तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक सिली मिस्टेक की वजह से आपको नंबर दे, वो तो पूरा नंबर आपको काट देगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। वो तो आपको केवल स्टेप का नंबर देगी। उस स्टेप में ही आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और आप अगले स्टेप में कहीं भी कर लो तो आपको इंस्टीट्यूट पूरा नंबर काट देगी। तो आपको ये चीज़ को कंसिडर करके चलना पड़ता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट डिवीजन में आप कैलकुलेशन को खुद कैलकुलेटर के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये मेरा कहना है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि क्या मटेरियल उनको यूज़ करना चाहिए इन प्रैक्टिकल स्पेशली, या आपने क्या मटेरियल रेफर किया था और आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? कौन-सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए? देखो मटेरियल की जब बात आती है तो क्या होता है कि जो भी फैकल्टीज से हम क्लासेस लेते हैं उनके स्टडी मेट हमारे ग्रीप मतलब आंखों में जमे हुए रहते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है। क्योंकि जब हम क्लासेस लिए हैं या हो सकता है जब हम प्रीवियस अटेंड दिए हैं तो हमने क्वेश्चन बनाया हो तो हमारा माइंड ग्रिप वहाँ सेट रहता है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि जो भी फैकल्टी की आपने क्लास ली आप उनके क्वेश्चन बनाए, उसके बाद आप स्टडी मेट
को कंसिडर करें। क्योंकि स्टडी मेट में जिस मैनर में क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको नया लगेगा। आप बनाएँगे तो भले आपको क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे और सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार मैं कहीं गलती थोड़ी कर रहा हूँ। हो सकती है आपकी कुछ गलतियाँ हो तो आपको समझ आएगा कि भई ये क्वेश्चन में मेरी गलती है। और स्टडी मेट में जिस मैनर में क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं, उसके बाद सारे आंसर दिए हुए हैं। तो हम जाए जब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते हैं तो हम उस हमारे पास उस क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर नहीं रहता है। तो हमें उससे देखना रहता है कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है। उस पूरे क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि हाँ यार, इस टॉपिक में ये गलतियाँ मुझसे हो रही है। और उसी तरीके से उसके बाद जब आप स्टडी मेट कवर कर लो, फिर मैंने तो जैसे एक चीज़ और की थी कि हर एक टॉपिक को अपने हैंड रिटन मैनर में समराइज़ किया था। हैंड रिटन में मतलब जैसे मैं स्टडी मेट या जो भी मेरे नोट्स बनाए थे मैंने, उसको जब मैं पढ़ रहा था तब उसको मैं समराइज़ करते जा रहा था कि कहीं कुछ दिक्कतें थोड़ी हो रही है, कुछ भी इश्यू थोड़ी अराइज़ हो रहा है, तो जो भी मेरे को मिस्टेक्स आइडेंटिफ़ाई होते थे, उसको मैं नोट करते जाता था। उस पेन पेपर में जो भी मेरे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते थे, उनको मैं पेन पेपर में नोट करते जाता था कि हाँ भाई, इस कॉन्सेप्ट का अल्टीमेट रिज़ल्ट ये है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट एक्सटेंड बड़े रहते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉरेक्स की बात करें, तो फॉरेक्स में अर्ली डिलीवरी, कैंसलेशन, एक्सटेंशन, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एक अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसको मैंने फ्लो चार्ट के मैनर में कंसाइज़ किया है कि ये अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन आएगा तो अपने को ऐसे अप्रोच करना है, कैंसलेशन का क्वेश्चन आया तो ऐसे अप्रोच करना है। तो मैं एक ब्लैंक पेन एंड पेपर में उसको हर एक टॉपिक को जो कोर कॉन्सेप्ट रहते थे उनको कंपाइल करते जाता था, अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया लास्ट रिवीजन में। जब मैं लास्ट रिवीजन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम करता था, तो वो पेपर को मैं वाउच करके पाता था कि हाँ भाई, ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी है। तो क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक पे रिवाइज़ किया था, तो यहाँ-यहाँ मैंने गलती की थी। तो इस वजह से मैंने प्रिपरेशन अपनी पूरी की थी। और जहाँ एसएफएम की थ्योरी की बात आती है, तो एसएफएम की थ्योरी के लिए बेस्ट रहता है स्टडी मेट, और उसके हिसाब से आप उनके नोट्स बनाओ। जैसे कि स्टडी मेट एसएफएम की थ्योरी के लिए मैंने आपका जो यूट्यूब में आपने जो वीडियो बनाए थे शॉर्ट्स, उनको एग्ज़ाम के पहले सुन के गया था ताकि एक माइंड में, क्योंकि क्या होता है कि जो कोर कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे आपने यूट्यूब में डाला था पॉइंट टू पॉइंट, तो वो मेरे एक रिकॉल हो गया था कि हाँ भाई, क्या करना है। जैसे मैंने स्टडी मेट ओपन की थी, साथ-साथ आपका वीडियो ओपन किया था, फ्रेम बाय फ्रेम देखते जा रहा था। हाँ भाई, ये वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस किया है, तो ये टॉपिक हो गया मेरा, ये टॉपिक हो गया मेरा, इस बेसिस पे मैंने ये ज़रूरी है। So you have referred my theory notes for bullet points. Thank you so much. Thank you so much. अच्छा है, काम आना चाहिए इसीलिए। मैं थैंक तो यू ये सो मच। रिकमेंड करूँगा सारे बच्चों को कि आपका वीडियो एक बार ज़रूर देखें और अपने हिसाब से कंपैटिबल नोट्स बनाएँ, क्योंकि अपना लिखा हुआ होता है। थ्योरी में मैं मानता हूँ कि जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका माइंड में ग्रिप करता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगला ये है कि जैसे मान लो अगर आपने एफआर का पेपर दिया, ठीक है, हुँ, बट वो पेपर बिगड़ गया, तो कुछ लोगों हुँ। का माइंडसेट ये होता है कि अब हमें आगे के पेपर नहीं देने, या वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे आगे के पेपर भी बिगड़ने वाले हैं। ऐसा बहुत से लोगों के हुँ। साथ होता है और बहुत से लोगों से सुना है। उन लोगों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था कि क्या होता है, ये जो पेपर है एक कंटीन्यूअस सीरीज़ ऑफ पेपर है। आपको केवल 1 पेपर नहीं देना है, या आपको केवल 2 पेपर नहीं देने हैं। आपको आइदर पूरा ग्रुप देना है, और आपको आइदर या तो सिंगल ग्रुप देना है, या तो आपको पूरा दोनों ग्रुप देने हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अपने माइंडसेट में रखेंगे कि मेरा पेपर बिगड़ गया, तो अल्टीमेटली वो आपके पेपर में इफ़ेक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, नवंबर के टाइम में हमारा एसएफएम का पेपर एक टफ पेपर आया हुआ था। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये इतना बड़ा इम्पैक्ट डाला था कि वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जनवरी में पेपर दे देंगे। तो इसमें आपको एक पॉजिटिव इनसाइट रखना है और उस पेपर के बारे में पूरी चीज़ें भूल जाना है, क्योंकि वो आपका पेपर बन चुका है। तो आप उसके बारे में जितना सोचेंगे, वो आपके अगले पेपर में बहुत बड़ा हैम्परिंग डालेगा। तो मैं तो हमेशा से ये माइंडसेट रख के चला हूँ कि जो दिन गया बीत बात को, जो पेपर मैंने बनाना था वो पेपर मैं बनाया।
और मेरे को एक अपने आप में पॉजिटिव करेक्ट। सेम, द ओनली थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज, आप अगर पहला पेपर दे रहे हो और अब आपको लगता है कि आपके आगे के पेपर बिगड़ जाएंगे, ऐसा आपने सोच लिया है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वो एक दिन आपका ऐसा डिसाइड कर सकता है कि आपने आगे का फोरकास्ट कर लिया, लेकिन आपने इतना कॉन्फिडेंस खो दिया कि आपने पिछले 4-5 महीने की लीव में जो पढ़ाई की है, वो आपकी पूरी बेकार हो गई, मतलब आपने उस पे पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, व्हिच इज़ वेरी नेगेटिव हियर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली अभिनव। ये चीज़ अपने आप को एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट हमको रखना पड़ता है कि भई हमने 4-5 महीने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर बिगड़ा तो हमारा सारा बिगड़ेगा। हमने मेहनत की है तो हमारा पेपर अच्छा बनेगा। वो तो और उसमें आपको एक अपने आप को पॉज़िटिव एस्पेक्ट रख के चलना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। सो एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? लास्ट मैसेज मेरा यही रहेगा कि खूब पेन चलाओ, खूब कैलकुलेटर चलाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, चढ़ते जाओ, करते जाओ। क्योंकि प्रैक्टिस ही इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सार है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका ग्रिप बनेगा, उतनी अच्छे से आपकी एरर एरर मतलब एग्जाम में जब आप पेपर बनाएंगे तो एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि इसमें एरर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक सिंगल एरर कर दिए तो वो आपको पूरा एक क्वेश्चन गलत बना देता है। तो एरर को आपको जितना ज़्यादा हो सकता है आप रिड्यूस करो और वो रिड्यूस आपके प्रैक्टिस से ही होने वाला है। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सेम थिंग व्हिच आई से, रीडिंग इज़ फॉर नॉलेज बट रिविजन इज़ फॉर सक्सेस। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। So thank you so much for being with us, CA Praveen, one of my friend and one of our partner we can say. So अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप ये मैसेज स्टूडेंट्स तक जाए और वो अगर सीरियस होकर समझें तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम, बिकॉज योर जर्नी वाज आल्सो फ्रॉम 39 टू 98। तो एक ये चीज़ बोल सकते हैं कि शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज़ अगर लास्ट टाइम आपके 40 आ गए होते तो शायद आप क्लियर हो गए होते। बट शायद भगवान को ये अच्छा लग रहा था कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम में एक अचीवमेंट देने वाला हूँ। एंड सिंस यू हैव गॉट 98, सो आई बिलीव thousands of Indians and thousands of CA students especially I can say know you. Yeah, sure, sure, sure. And thank you, Abhinav, for guiding me, motivating me, and having me, suggesting me whatever I'm doing mistakes. And thank you so much for having me onboarded. That's so nice of you. Thank you so much. So let's end our conversation here. और स्टूडेंट्स के जो भी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ही विल रिप्लाई यू डायरेक्टली देयर। थैंक यू सो Sure, मच। sure. Thank you, थैंक यू thank सो you. मच। Thank you so much.